हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दर्शौंदे और आज हम लोग सेमेस्टर 7 का मेजर पेपर 16 करेंगे। वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था, तो इसीलिए बना नहीं पा रहे थे। ओके, पेपर का नाम देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरीज। क्या क्या लिटरेरी थ्योरीज है भाई? तो देखिए आपका टोटल यूनिट इसमें कितना है, 3 यूनिट है। ओके, टोटल कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। ज़्यादा ये नहीं है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है बच्चा? देखो, न्यू क्रिटिसिज्म एंड रशियन फॉर्मुलिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म क्या एक थ्योरी है, ओके, और क्या है, रशियन फॉर्मुलिज्म। सेकंड में आपका स्ट्रक्चरलिज्म है। थर्ड में आपका पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है और डिस्कंस्ट्रक्शन है। सेकंड में क्या पढ़ना है आपको यूनिट 2 में? तो मार्क्सवाद, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मार्क्सिज्म है, ओके। सेकंड में आपको मॉडर्निज्म पढ़ना है, फिर थर्ड में आपको पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ना है। थर्ड यूनिट में क्या है, फेमिनिज्म, नारीवाद। इसमें क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ना है और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पढ़ना है। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और इजी भी रहेगा। फेमिनिज्म से है तो आप लोग इसको करिएगा बढ़िया से। फिर देखिए सेकंड में आपको क्या है, साइको एनालिटिक थ्योरी है। फिर आपका थर्ड में पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है। ये आपको पढ़ना है, तो सारा हम लोग शॉर्ट में समझने का चलिए कोशिश करते हैं, उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे कि व्हाट इज़ न्यू क्रिटिसिज्म। देखो बच्चा, यहाँ क्रिटिसिज्म के आगे न्यू लगा है, दैट मीन कभी ना कभी यहाँ पे क्या ओल्ड भी एग्जिस्ट करता होगा, है कि नहीं, तब जाके क्या आया होगा, न्यू आया होगा। तो न्यू क्रिटिसिज्म जानने से पहले हम लोग ओल्ड समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता था ओल्ड क्रिटिसिज्म में, अगर कोई पोयम है या कुछ है, कोई लिटरेचर है हमारा, तो उसका जो टेक्स्ट वहाँ पे जो लिखा हुआ रहता था, तो उसको जानने से पहले लोग क्या जानने का प्रयास करते थे कि राइटर का बायोग्राफी क्या है, ठीक है, उस टाइम बायोग्राफी क्या है उनका, उसके बाद उस टाइम का हिस्टोरिकल क्या था, ठीक है, उस टाइम का हिस्ट्री क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, जो राइटर है उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या था, सोशल बैकग्राउंड क्या था। मतलब टेक्स्ट से ज़्यादा हम लोग किस पे, उसके बैकग्राउंड पे ध्यान देते थे। ओके, किस पे ध्यान देते थे, उसके बैकग्राउंड पे ध्यान देते कि वो उस टाइम लिख रहा था, उस एज में क्या हो रहा था, कौन सा, मान लो शेक्सपियर है तो एलिजाबेथन एज को स्टडी करेगा, वहाँ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टडी करेगा, वहाँ के सोशल कल्चरल, ये सब करता था। क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस्ड रहता है समाज से, सोसाइटी से, हमारा कोई भी जो हम लोग लिखते हैं। तो ये था ओल्ड क्रिटिसिज्म। तो अब इन लोग ने क्या किया कि ये क्या है, ये तरीका गलत है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पोइट्री, ये लोग क्या मानते थे कि पोइट्री अपने आप में वो क्या है, कंप्लीट है। उसके लिए उसके बैकग्राउंड को जानने का कोशिश मत कीजिए, आप उस टेक्स्ट को बढ़िया से पढ़िए, विद इन द लाइन पढ़िए, मतलब अर्थ, वो जो शब्द लिखे उसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा बिना उसके हिस्ट्री बैकग्राउंड में गए। ओके, तो ये किसका थ्योरी था, न्यू क्रिटिसिज्म का। यही यही न्यू क्रिटिसिज्म क्या था, एक थ्योरी था, और इसमें यही बोला गया है कि आप बस क्या कीजिए, टेक्स्ट को समझिए, इसके स्ट्रक्चर को समझिए, इसके फॉर्म को समझिए, और डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस, जो मेटाफर, पैराडॉक्स, जो ये सब से जो बनता है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका पोइट, आपका जो भी लिटरेचर है, जो भी टेक्स्ट है, वो जो भी लिखा हुआ है, जो भी थीम, सेंट्रल आइडिया वो देना चाहता है, वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, तो समझ में आया कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या था। उसका हम लोग बैकग्राउंड वगैरह में नहीं जाएंगे, है कि नहीं, उसके बायोग्राफी में नहीं जाएंगे, किस में जाएंगे, उसके लिखे हुए टेक्स्ट में जाएंगे, उसके लैंग्वेज को जानेंगे, उसके फॉर्म को जानेंगे, उसमें क्या क्या वो डिफरेंट डिवाइस यूज़ किया है उसको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यही क्या है, न्यू क्रिटिसिज्म है, ठीक है। चलो देखो अब क्या है इसमें लिखा हुआ, अब समझ में आ जाना चाहिए। न्यू क्रिटिसिज्म इज अ लिटरेरी अप्रोच दैट emphasizes द क्लोज रीडिंग ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट। क्लोज रीडिंग मतलब क्या, मतलब अच्छे से पढ़ना, उसको समझना, उसका अंडरस्टैंड करना। ओके, लिटरेरी टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब जो ABCD कोई भी वर्ड बनता है उसी को टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। फोकसिंग ऑन इट्स लैंग्वेज, कि क्या है उस जो लिटरेरी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका लैंग्वेज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इमेजरी क्या है, आयरनी, पैराडॉक्स एंड इंटरनल यूनिटी रेदर देन ऑथर्स बायोग्राफी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।
हम लोग कुल मिलाकर उसके स्ट्रक्चर फॉर्म को जानेंगे, ना कि उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बच्चा। फिर ये दो में आता है, एक क्या होता है, एक अफेक्टिव होता है और एक क्या होता है, इंटेंशन होता है, फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी होता है और एक इंटेंशन फैलेसी होता है। अफेक्टिव फैलेसी का मतलब क्या होता है भाई, मान लीजिए हम कोई एक शेक्सपियर का कोई पोएम पढ़े हैं, जैसे वो पूरा नेचर के बारे में लिखते हैं, चाहे कुछ भी, ठीक है। तो अगर हम उनका कोई, हम मेरे को बहुत अच्छा लगा हुआ है, तो उनका हम जब नेक्स्ट कोई पढ़ेंगे ना, कोई भी उनका पोएम पढ़ेंगे चाहे कुछ भी, तो लगेगा कि अरे वो तो ऐसे ही लिखते हैं, वो ऐसे ही लिख सकते हैं। मतलब अगर उसके अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, जो हम लोग पीछे जो हम लोग समझे हुए हैं ऑलरेडी, उसी को हम लोग क्या करने लगते हैं, कोरिलेट करते हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं उस अच्छा लगने, या फिर एक एक्सपेक्टेशन लिमिट बन जाता है। जैसे आप कोई इंसान से मिलते हो, आपके लिए कुछ किया है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन टूट गया, मतलब क्या, हम लोग उससे बहुत अफेक्टेड है, कि हम लोग जान रहे हैं कि ये मेरे साथ नहीं कर सकता, ये पिछले बार ऐसे किया था तो इस बार भी ऐसे करेगा, ऐसे हम लोग हो जाते हैं ना, ऐसा ही हमारा मेंटेलिटी रहता है। और वो जब वैसा नहीं करता है तो हम लोग बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन टूट गया। तो यही चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी क्या करे कि एक बार जो कर दिया उसी को बार बार वो रिपीट करे, चाहे कुछ भी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अफेक्टिव फैलेसी बोलते हैं बच्चा, ठीक है। कि हम लोग थोपे ना, अपना पर्सनल फीलिंग को किसी पर थोपे ना। ओके, इसको क्या बोलेंगे, अफेक्टिव फैलेसी बोलेंगे। उसके बाद इंटेंशन फैलेसी क्या है, इंटेंशन फैलेसी का मतलब हम लोग इसका ठीक उल्टा, हम लोग अपना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल फीलिंग, पर्सनल इमोशन को साइड में रख के राइटर पोएट क्या बोलना चाहता है, हम उस टाइम वो समझने का प्रयास करते हैं इंटेंशन फैलेसी में। और यही चीज़ के लिए कि आप कोई भी पोयम हो, कुछ भी हो, आप उसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए देखिएगा, आपको जब आप वो 9, 10, 11, 12 या अभी भी आता होगा, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, एक लाइन दे दिया जाएगा किसी पोयम का उठा के, तो बोलेगा कि इसमें राइटर क्या सोच रहा है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, ऐसा किस लिए कहा, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, एक लाइन दे दिया, अंडरलाइन कर दिया पोएम का, और बोलेगा बताओ इसमें राइटर ऐसा क्यों बोला, क्या बोलना चाहता है, ऐसा। तो वो वही चीज़ के लिए कि आप अपना पर्सनल ओपिनियन तो नहीं ना थोप रहे हैं, मतलब जो राइटर जो बताना चाह रहा है वो आप समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन ऐड किया गया बच्चा। आई होप न्यू क्रिटिसिज्म एकदम आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन मेथड ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। मेन मेथड क्या है भाई, द मेन मेथड ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म इज क्लोज रीडिंग विच एग्जामिन्स द वर्ड स्ट्रक्चर, लिटरेरी डिवाइस एंड इंटरनल रिलेशनशिप विद इन द टेक्स्ट। तो यही बताना चाह रहा है कि इसका क्या मेथड है। तो मेथड क्या है कि हम लोग उसको क्या करेंगे, क्लोज रीडिंग करेंगे, उसके कंप्रीहेंशन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसको क्या करेंगे, आलोचना, मतलब अच्छे चीज़ को भी बुरे चीज़ को। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। तो आपको दोनों चीज़, उसका अच्छा है तो अच्छा भी बताओ, ख़राब है तो ख़राब भी बताओ, तो उसके स्ट्रक्चर वगैरह को, ठीक है। और एक वर्ड, एक लाइन उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद फिर वो दूसरा लाइन लिख रहे हैं, तो पहला वाला लाइन और दूसरे वाला लाइन में क्या रिलेशनशिप है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा सब एक लाइन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहता है, सब एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे को कंप्लीट करता है। तो वही है। ओके, नेक्स्ट है बच्चा, व्हाट इज रशियन फॉर्मलिज्म। अब ये रशियन फॉर्मलिज्म क्या है, तो पढ़ने का कोशिश करते हैं हम लोग। चलो, क्या हो गया, कोई फेस्टिवल है क्या, अभी पूरा गाना बज रहा है। ये क्वेश्चन है हमारा, रशियन फॉर्मलिज्म इज अ लिटरेरी थ्योरी। जैसा न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी, वैसा ये भी एक लिटरेरी थ्योरी है बच्चा। और इन्होंने ये सब का क्या नीड पड़ा, न्यू क्रिटिसिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, तो जैसे टी.एस. इलियट वगैरह जो राइटर्स थे, उन्होंने बताया कि ये पूरी साइंस नहीं है, लेकिन इसमें भी वो क्या एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करना चाहते थे। क्यों क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे टेक्निक लगते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ लगते हैं, बहुत सारे थॉट लगते हैं, बहुत सारा फंक्शन होता है जो लिटरेरी में यूज़ होता है। ऐसे ही नहीं लिखा जाता, आप कुछ भी सोच रहे लिख देंगे, वही एक राइटर लिखेगा तो अलग उसमें अलंकार लगाएगा, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस, डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस, बात दोनों का सेम रहेगा लेकिन कहने का तरीका अलग होगा, तो उसमें टेक्निक टूल्स यूज़ कर रहे हैं तब तो ऐसे बन रहा है।
तो यही के लिए एक मूवमेंट कि हाँ ये इसमें भी एक साइंटिफिक व्यू लगता है, आप लोग को भी देखना चाहिए, ऐसे ही लिटरेचर नहीं बन गया है, तो ये सब क्रिएट करने के लिए। देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ होगा। Russian formalism, a literary theory that focus on a formal feature techniques of literary works, especially the device that makes the literary a text literary। तो यही यहाँ बताना चाहते हैं कि ये भी एक क्या है, थ्योरी है जो किस पे फोकस करता है, उसके फीचर्स को करता है, उसके टेक्निक्स को, कि क्या क्या वो डिफरेंट टेक्निक आप लिखते हो तो देखते हो ना, आपको अलंकार का ज्ञान होना चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच का ज्ञान जिसको बोलेंगे, फिगर ऑफ स्पीच का ज्ञान होना चाहिए, बहुत सारा ऐसा कुछ है। तो आपको ये सब क्या होगा, जानना पड़ेगा, वोकैब आपका अच्छा होना चाहिए, तो वही है। अब एक वर्ड का तो 10-15 भी मीनिंग कभी कभी हो जाता है, तो उस वर्ड के लिए वहाँ पे कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा कि आदमी दूसरा उसमें अर्थ ना समझे, बहुत सारा कुछ होता है। ओके, फोर्थ में है बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेरीनेस इन रशियन फॉर्मलिज्म। तो लिटरेरीनेस क्या होता है फॉर्मलिज्म में? लिटरेरीनेस रिफर्स टू द डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज और डिवाइस दैट मेक पर्टिकुलर वर्क लिटरेरी टेक्स्ट रदर देन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो वही है कि क्या उसका जो क्वालिटीज़ है, जो एक हम लिखेंगे और आप मान लीजिए राइटर है, बढ़िया लिखते आप लिखेगा, तो दोनों में कंपैरिजन होगा और सेम हम लोग को टॉपिक दे दिया जाएगा। तो क्या चीज़, आप एक राइटर है तो ज़रूरी है कि आप बहुत प्रभावशाली, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत क्वालिटेटिव लिखेंगे, तो मेरा जो ऑर्डिनरी रहेगा उससे आपका कैसे अलग होगा, उसी को बोला जाता है बच्चा। चलो 5 में हु इज़ एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ डीफेमिलियराइजेशन। तो क्या है इसका आंसर? तो Victor is associated with the concept of defamiliarization, which means presenting familiar thing in an unfamiliar or unusual way that they are perceived more freshly। देखो ये क्या है, कंसेप्ट है। defamiliarization क्या है, कंसेप्ट है जो किसको दिया है, किस लिए दिया गया भाई, कि जब हम लोग क्या करते हैं फैमिलियर चीज़ को, ठीक है, बहुत फैमिलियर चीज़ कोई भी ऐसा होता है जिसको हम लोग अनफैमिलियर वे में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जैसे थाली में क्या करते हैं, परोसते हैं खाना को, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि फैमिलियर चीज़ तो सब जान रहा है कि उसको डायरेक्ट आप ये कर दीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना, तो वो क्या ही के पोएट रहेंगे फिर। चलो व्हाट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? A structuralism is critical approach that studies the underlying structure and system through which meaning is produced in language, literature and culture। तो वो क्या है, क्रिटिकल अप्रोच है, ठीक है, और ये किसको स्टडी करता है भाई, तो उसके वर्ड के, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, उसके सिस्टम को, ठीक है, और क्या चीज़ जो हम लोग वहाँ पे जो टेक्स्ट कुछ भी लिखा हुआ है उससे क्या मीनिंग प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या उस टाइम के बैकग्राउंड को क्या बताना चाह रहा है, वहाँ के कल्चर को बताना चाह रहा है, सारा आपको क्या टेक्स्ट से ही पता चल जाएगा, तो उसी को फाइंड आउट करना। ओके, 7 में हमारा है कि हु रिगार्डेड एज अ मेजर फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो किन्होंने किया है, एक दो आपको नाम भी याद रहना चाहिए। तो देखिए, फर्डिनेंड दे सौस्योर इज रिगार्डेड एज अ मेजर फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक। इनका नाम आपको याद कर लेना है। फिर है हमारा कि व्हाट आर द टू कंपोनेंट ऑफ सौस्योर्स लिंग्विस्टिक साइन। तो क्या है भाई, दो कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट क्या है हमारा, सिग्निफायर है, ओके, और एक क्या है, सिग्निफाइड है। तो क्या होता है, द सिग्निफायर इज द फॉर्म ऑफ साइन वाइल द सिग्निफाइड इज द कंसेप्ट एसोसिएटेड विद इट। मतलब वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, ठीक है, और वो किससे एसोसिएट है, किससे रिलेटेड है, वो बोल रहा है। और सिग्निफायर का मतलब क्या है, फॉर्म ऑफ द साइन। ओके, फिर है हमारा 9 में कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, ये भी क्या एक क्रिटिकल मूवमेंट, एक आंदोलन टाइप में था। ओके, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज अ क्रिटिकल मूवमेंट दैट क्वेश्चन द स्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज, मीनिंग, स्ट्रक्चर एंड फिक्स्ड इंटरप्रिटेशन एम्फासिस बाय स्ट्रक्चरलिज्म। ओके, ये भी क्या था, एक मूवमेंट था
दैट क्वेश्चंस द स्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज, और वो क्या क्या चेक करता था कि स्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज को चेक करता था, उसके मीनिंग को, उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ डीकंस्ट्रक्शन। तो डीकंस्ट्रक्शन क्या है, ये भी एक क्या है, क्रिटिकल अप्रोच ही है, और ये एसोसिएटेड विथ क्या है, जैकस डेरिडा। ओके, इट एग्जामिन्स कंट्राडिक्शन एंड टेंशन विद इन टेक्स्ट, क्वेश्चन एंड आइडिया दैट हैज़ नो वन फिक्स्ड एंड फाइनल मीनिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि वो टेक्स्ट का क्या होगा, एक ही सत्य होगा या अंतिम सत्य होगा। जैसे वो क्या था उसमें ओल्ड क्रिटिसिज्म में ऐसा देखा गया था कि वहाँ जो लिख दिया गया सो लिख दिया गया, इसके आगे नहीं आपको सोचना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्री रहता है, इसका कोई फाइनल मीनिंग नहीं होता है, जो जैसा पढ़ने वाला जैसा समझता है। ओके, तो यही इस चीज़ में देखता है कि क्या क्या यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, कौन सा आइडिया का क्या मीनिंग दे रहा है, फिक्स मीनिंग दे रहा है या वेरिएबल या वेरिएशन है। तो यही चीज़ इसमें क्या डिकंस्ट्रक्शन में हम लोग देखते हैं। अब देखिए व्हाट इज यूनिट 2 से है, व्हाट इज़ मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो पहला बात तो आपको मार्क्सवाद का आपको थ्योरी जानना चाहिए। ये क्या, जो हमारा उच्च वर्ग नीच वर्ग जो होता है ना, निम्न वर्ग, ये सब में जो, और मेल फीमेल लिंग, मतलब जितना भी असमानता था इसके बारे में ये बात करते थे, बताते थे, लोगों को जागरूक करते थे। ओके, यूनिट 2 में देखिए क्या है इनका। Marxist literary criticism examine the literature in relation to class, economic structure, ideology, power and material condition of the society। ये क्या समाज के बारे में जनरली बात करते थे कि क्या वहाँ पे जो हमारा क्लास, जो स्टेटस, हमारा आर्थिक स्ट्रक्चर क्या था, मतलब जो आर्थिक ये में भी होता है ना, गरीब अमीर मिडिल, उनका क्या आइडियोलॉजी है, क्या पावर है, और ये सब के बारे में ये बताते थे मार्क्सवाद। ओके, फिर है हमारा हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, कौन दिए हैं भाई, तो कार्ल मार्क्स ने दिए, ऑन फ्राइड्रिच ने दिए हैं, डेवलप द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, याद रखना है, विच एक्सप्लेन सोशल डेवलपमेंट लार्जली थ्रू मटेरियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। अब यहाँ पे आपका है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल क्या होता है भाई, क्लास स्ट्रगल। तो देखिए क्लास स्ट्रगल रिफर्स टू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल क्लास हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिफर पर्टिकुलरली बिटवीन दोज हु कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दोज हु प्रोवाइड लेबर। देखिए इन सिंपल अगर हम लोग समझेंगे तो क्या है, क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष करने का मतलब क्या होता है, आप लोग को पता है कि एक क्या होते हैं, पूंजीपति होते हैं, और दूसरा क्या होता है, श्रम वर्ग होता है। जो पूंजीपति क्या होता है, उसका सब काम वाम उनका रहता है, लेकिन वो जितना भी वहाँ काम होता है सारा क्या करते हैं, लेबर करते हैं, और वो जितना उसको पैसा देते हैं, मजदूरी देते हैं, उनके वो कई गुना ज़्यादा वो कमाते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं। ओके, तो यही बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रगल है, इस कारण ये क्या रहा है, हमेशा तनाव में रहा है इन दोनों स्ट्रगल का। वो चाहते हैं कि लेबर से हम कितना ज़्यादा काम करवा सके, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हाई करवा सके, और उन लोग को कम पैसों में। तो यही चीज़ होता है क्लास स्ट्रगल। ओके, और इन दोनों के बीच हमेशा एक टकराव रहता ही है। और मार्क्सवाद वो लोग को क्या करते हैं, थोड़ा उनमें जागरूकता लाने का कोशिश करते हैं कि अगर वो जागरूक हो जाएंगे, वो एक हो जाएंगे, वो यूनिट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पूंजीपति जो पूंजीवाद था वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन अब जिसका घर चल रहा है उसी से तो लात मारने में भी क्या होगा, वो टेंशन में रहेंगे, डर में रहेंगे, है ना। चलो, फिर है आपका 18 में व्हाट इज़ आइडियोलॉजी इन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। क्या इनका आइडियोलॉजी है भाई यहाँ पे, इन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म आइडियोलॉजी रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ आइडिया एंड बिलीफ दैट कैन सपोर्ट और लेगमेटाइज एग्जिस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक पावर रिलेशन। ओके, उसके बाद देखिए हम लोग अब ना फेमिनिज्म वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए फिर है आपका व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म, सारा वही सब है, बता ही देते हैं आप लोग को, छोड़िए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है। ओके, फिर है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, देख लेना है। फिर है व्हाट इज़ फेमिनिज्म, ये थोड़ा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्या है यहाँ पे, फेमिनिज्म इज़ अ सोशल पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट सीक
to understand that challenge gender equality and promote equality and justice for women। नारीवाद में वो तो पहले बताएंगे कि नारी को क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या कठिनाई है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, इतना जो जेंडर इक्वालिटी होता है। ओके, अगर आप सेम जगह काम कर रहे हो, अगर वैसा मजदूरी वाला में तो जेंट्स का सैलरी हाई रहता है, लेडीज़ का कम रहता है, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, वो फ्रीडम उनको नहीं मिल रहा है। अगर बोला जाता है कि हम उसको पढ़ने दे रहे हैं, उसको काम करने दे रहे हैं, दैट मीन क्या कर रहे हैं कि उसका कंट्रोल किसी और के पास है और वो उसको क्या कर रहा है, एहसान कर रहा है। अभी भी वो क्या है, अपना एक डिसीजन वो नहीं ले सकती है। तो बस इसी चीज़ को प्रमोट करने का है यहाँ पे। फिर देखिए व्हाट इज़ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्या है फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म? अ स्टडी लिटरेचर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एग्जामिन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। यहाँ पे क्या होता है कि वो एक ये के नज़र में, यहाँ उसके पर्सपेक्टिव उसके ये से पढ़ता है, ठीक है। फिर है यहाँ पे किसको, वुमेन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हमारा पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, मतलब क्या, जो पितृ सत्ता होता है ना, पुरुष प्रधान, उसको बोला जाता है कि पुरुष प्रधान मतलब उनका ही डिसीजन चलेगा। एक भी कोई भी आज आपका भी बिलोंगिंग्स जो भी आपका मदर का नहीं होगा, है कि नहीं, तो वो यहाँ पे बोला जाता है। फिर जेंडर रिलेशन हो गया, वुमेन एक्सपीरियंस इन लिटरेरी टेक्स्ट क्या है वो भी। अब देखिए व्हाट आर द मेजर वेव ऑफ फेमिनिज्म। क्या क्या मेजर वेव है भाई? तो फेमिनिज्म कॉमनली डिस्कस इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ वेव, 4 वेव है। ईच एसोसिएटेड विद डिफरेंट हिस्टोरिकल कंसर्न मूवमेंट एंड अप्रोच टू जेंडर इक्वलिटी। और ये जो चारों है, चारों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अलग अलग मूवमेंट है, ठीक है। किसके रिगार्डिंग? तो जेंडर इक्वालिटी को लेके कि हाँ भाई सबको समान अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ओके। सबको सबको एजुकेशन का हक है। चलो अब देखो, तो ये आपको आपका क्या क्या है, फेमिनिज्म, और इसके 4 वेव हैं, इसको आपको याद करके ही जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या बोलता है? फर्स्ट वेव फेमिनिज्म प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द लीगल एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ वीमेन। फर्स्ट वेव में क्या बोला गया है कि वीमेन को भी क्या, पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी क्या मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और वो भी लीगली, ओके। स्पेशली वुमेन सफरेज एंड प्रॉपर्टी राइट्स, उनको क्या होना चाहिए, जैसे अभी हम लोग बात की कि आपका मदर का एक भी ऐसा प्रॉपर्टी का राइट नहीं होगा क्या, या फिर उनके नाम का होगा। अब ऐसा होने लगा है, यही सब के कारण सरकार क्या बोलती है, अगर औरत के नाम पे अपना लेगा, माँ या पत्नी के नाम पे, तो 5 या 10% ऐसा कुछ छूट मिलता है ना शायद ज़मीन वमीन पे। तो वो सब क्या, इसी चीज़ सबको बढ़ावा देने के लिए हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वेव क्या बोलता है, प्रॉपर्टी राइट में बोलता है, और इक्वल पॉलिटिकल, ओके, राइट ऑफ ह्यूमन। चलो 25 में है, व्हाट वाज द मेजर कंसर्न ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज्म। फर्स्ट वेव तो आपको समझ में आ गया, सेकेंड में क्या है? Second wave feminism focused on broader issues such as workplace equality, reproductive rights, sexuality, family structure and discrimination against women। सेकेंड वेव में क्या बोला जा रहा है कि इसमें ये क्या है, बहुत बड़ा इशू है, ब्रॉडर इशू मतलब बहुत बड़ा वास्ट है, ठीक है। कहाँ? वर्क प्लेस इक्वालिटी। आपका वहाँ पे अगर कोई ऊंचे पद में अगर कोई लेडीज़ है तो फिर भी उसको सब बेवकूफ़ी समझता है। आप खुद अगर लड़का होंगे तो आप ऐसे 1000 बार बोलते होंगे, है ना। फिर उनका क्या, रिप्रोडक्टिव राइट होना चाहिए, है ना, सेक्सुअलिटी का राइट होना चाहिए, फैमिली स्ट्रक्चर का राइट होना चाहिए, और जो वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर आपका व्हाट इज़ साइको एनालिटिक थ्योरी। तो साइको एनालिटिक थ्योरी क्या कहता है? साइको एनालिटिक थ्योरी इज़ एन अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, थॉट एंड लिटरेचर। ये एक्सटर्नल पे नहीं, इंटरनल पे विश्वास। साइको का मतलब क्या होता है, इंटरनल, मनो, ठीक है। तो वहाँ पे उसका एनालाइज करना, वो जो लिख रहा है, जो टेक्स्ट लिख रहा है, उसका क्या ह्यूमन का बिहेवियर रहा होगा, उसका क्या थॉट रहा होगा, उसका क्या कंसेप्ट रहा होगा, और ये सब क्या अनकॉन्शियस माइंड से, ठीक है, अवचेतन मन से जो उसका वही वहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ओके। ये यहाँ पे है। तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस का कौन है? सिगमंड फ्रेड है, ओके।
चलो, फिर है व्हाट इज अनकॉन्शियस इन साइकोएनालिटिक थ्योरी। जो अनकॉन्शियस है वो क्या होता है बा, अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है, अवचेतन मन। एक हमारा कॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस जो पीछे आराम से रहता है, और वही हम लोग को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ब्लड व्लड सब है ना। चलो, the unconscious refers to mental process, desire, memories and emotion that are outside ordinary conscious awareness but may influence thought and behavior। ये वो उतना पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन इंटरनली उसके बिना कुछ होता ही नहीं है। ओके, जो हम सोचते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है, सारा हमारा अनकॉन्शियस माइंड का ही रिजल्ट होता है। चलो ठीक है, अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्या क्या आपका कर लीजिएगा। Explain the major principle and characteristics of new criticism and Russian formalism, discuss their contribution to literary criticism। तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल बताना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। ठीक है, न्यू के फिर पहले थोड़ा ओल्ड को भी बता देना है। इसके साथ साथ कौन राइटर है, देखिए जॉन क्रो है, टी.एस. इलियट है, सबका नाम आपको याद रखना है। यहाँ देखिए इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी ना, यही आपको बताया तो उस टाइम। ओके, रशियन फॉर्मलिज्म का देख लीजिए अब। फिर व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, एक्सप्लेन द मेजर प्रिंसिपल विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू फर्डिनेंड डी Saussure and its application to literary criticism। सिग्निफायर का मतलब क्या होता है, साइन, जो इमेज वगैरह जो लगता है ना, एक पोएम बनाने में डिफरेंट फिगर स्पीच लगता है, इमेज लगता है, ठीक है, राइटिंग वोकैब सब तो लगता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये आपको बताना है कि कैसे स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट है क्या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ओके, इसका प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। फिर व्हाट इज डिकंस्ट्रक्शन, डिस्कस जैक्यूज डेरिडा's concept of deconstruction and its significance in literary criticism। Next, what is Marxist literary theory, discuss its major principle and its significance in literary criticism। What is modernism, discuss the major characteristics of modernist literature and its historical background। ये पीडीएफ आपको ज्ञान सागर में मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में। अगर किन्हीं को बाय करना होगा जाके बाय करके पढ़िएगा, समझ में आपको आ जाएगा। What is postmodernism, explain its major characteristics and its approach to literature। फेमिनिज्म वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, उसको याद करके ही जाना है चारों। फिर कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट। फिर व्हाट इज फेमिनिज्म, डिस्कस द मेजर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। फिर एक्सप्लेन द साइकोएनालिटिक थ्योरी एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू सिगमंड फ्रेंड। जब स्पेशल रेफरेंस बोल दिया जाएगा तो कोई एक का एग्जाम्पल लेके आपको बताना है, समझे। देखिए ईगो और सुपर ईगो, ये हमारा 3 होता है। What is post-colonial theory, discusses major concept and significance in literary criticism। फिर what is significance of Peter Barry's beginning theory in the study of literary theory। फिर discuss the contribution of Pramod K. Nayar's contemporary literary and cultural theory to the study of literary and cultural criticism। फिर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सारा स्टोन्स। ये सब छोड़ दीजिएगा, जो आपका ऊपर में है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके,
थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से लिख के आइएगा। ओके बाय।